नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कुज़नेट के एम्पेरिकल स्टडी के बारे में, जो आर्थिक वृद्धि और आय वितरण से संबंधित कुज़नेट ने 1950 की दशक में करीबन 18 देशों की स्टडीज़ की थी, जिसको अपन एम्पेरिकल स्टडी कहते हैं। उसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि ग्रोथ और आय वितरण में क्या संबंध है। वैसे अर्थशास्त्रियों का इस विषय पर बहुत मतभेद पाया जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग मानते हैं कि आर्थिक वृद्धि आय वितरण को कम करती है या बढ़ाती है। कुज़नेट पहले अर्थशास्त्री रहे जिन्होंने इस समस्या का अनुभविकता से अध्ययन किया था। जो उनका एम्पेरिकल स्टडी था कि कुछ देशों की स्टडी उन्होंने करी कि किस तरह से आर्थिक जो आय वितरण है उससे आर्थिक आय वितरण और आर्थिक वृद्धि के बीच में क्या संबंध है, ये पता चलता है। उन्होंने ये निरीक्षण किया कि आर्थिक वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में सापेक्ष आय से समानता बढ़ती है, कुछ समय के लिए स्थिर होती है और बाद की अवस्थाओं में कम होती है। अर्थात उन्होंने ये माना कि जब आर्थिक वृद्धि होनी शुरू होती है तो आर्थिक असमानता बढ़ जाती है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है और फिर कम होने जाती है। अर्थात ये इन्वर्टेड यू शेप में, अगर हम असमानताओं की बात करते हैं तो असमानताएं पहले बढ़ेंगी, फिर कम होंगी और फिर घटेंगी। अर्थात ये जो इन्वर्टेड यू शेप है, इस तरह का यू शेप आर्थिक वृद्धि की यदि हम चर्चा करें तो आएगा। जो स्टडी साइमन कुज़नेट ने की, उन्होंने ये तालिका के रूप में दर्शाया है। लगभग 1950 के आसपास उन्होंने कुछ राष्ट्रों, लगभग 18 राष्ट्रों की स्टडी उन्होंने की थी। ये तालिका जो आपके सामने है, ये दर्शाती है कि लेस डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो कम विकसित, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, इनमें दरिद्रतम 60% राष्ट्रीय आय का और 30% और उससे कम भाग प्राप्त करते थे। अर्थात जो गरीब लोग हैं, लोएस्ट इनकम प्राप्त करने वाले 60% लोग हैं, वो 30% या उससे कम राष्ट्रीय आय के भाग को प्राप्त करते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में वे राष्ट्रीय आय का 30% से अधिक प्राप्त करते थे। जहाँ तक LDCs में धनाढ्यतम 20% की बात है, वो 50% और उससे अधिक राष्ट्रीय आय प्राप्त करते थे। यानी कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें जो रिचेस्ट 20% पीपल हैं, वे 50% और उससे अधिक राष्ट्रीय आय का हिस्सा उनको मिल जाता था। और इसके विपरीत डेवलप्ड कंट्रीज़ में 45% और उससे कम प्राप्त करते थे। अर्थात जो गरीब नेशन है या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें 20% लोगों को 50% राष्ट्रीय आय प्राप्त थी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके विपरीत कम आय उनको मिलती थी। कुज़नेट ने इस एम्पेरिकल स्टडी से यह निष्कर्ष निकाला कि आय का वितरण का आकार डेवलप्ड कंट्रीज़ की अपेक्षा लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अधिक असमान था। यह LDCs में ऊंचा और DCs में नीचा था। अपने 1963 के अध्ययन में कुज़नेट ने अपनी विपरीत यू आकार उपकल्पना को विकसित किया, जिसके लिए उन्होंने 18 देशों के आंकड़े आय के आकार वितरण के लिए, उनके आधार पर उन्होंने LDCs और DCs के लिए भिन्न लॉरेंस वक्र निर्मित किए और उनके गिनी गुणांक निकाले। जैसा कि आप जानते हैं, लॉरेंस वक्र जो है, हम असमानता वितरण का गुणांक ज्ञान करने के लिए निकालते हैं। गिनी कॉफिशिएंट, जितना अधिक गिनी कॉफिशिएंट होता है, इसका मतलब आय का वितरण उतना असमान है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये गुणांक 0.37 तथा लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए 0.44 था। इससे कुज़नेट ने यह दर्शाया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की अपेक्षा लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में आय असमानता अधिक थी। इनके ऊपर दिए गए चित्र में व्याख्या
की गई है, जहां 45% रेखा जो है वो समान आय वितरण की है। इस रेखा के पास दाईं ओर गहरी रेखा एलडीसीज का लॉरेंस वर्क है। देखिए, ये एलडीसीज का लॉरेंस वर्क है और ये वाला जो वक्र है ये एलडीसीज का है। बिंदुकित रेखा वाला जो है, ये जो नीचे वाला मैंने आपसे बताया, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज का लॉरेंस वक्र है। परंतु लॉरेंस वक्र की अपेक्षा आय वितरण की गिनी गुणांक आय समानता की कोटि का श्रेष्ठ माप है। यह 0 से 1 के बीच परिवर्तित करता है। जितना अधिक गुणांक होगा उतनी ही अधिक असमानता होगी। गिनी गुणांक को चित्र 6.2 में क्षेत्र A/A+B अथवा A/ACD के अनुपात में मापा गया है। A यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है इसके बीच में, और A/OCD जो है ये वाला क्षेत्र आएगा। जितना अधिक ये अनुपात होगा वह आय का वितरण उतना ही अधिक असमान होगा, अर्थात उतना अधिक लॉरेंस वर्क 45 डिग्री रेखा से नीचे होगा। चित्र 6.2 में छायांकित क्षेत्र A जो गहरे लॉरेंस वर्क द्वारा घटा हुआ है और डीसीज के लिए त्रिकोण OCD का लगभग 37% क्षेत्र चित्रित करता है, और बिंदुकित लॉरेंस वक्र एलडीसीज के लिए त्रिकोण OCD का लगभग 44% क्षेत्र चित्रित करता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से संबंध गिनी गुणांक जो आय वितरण के परिवर्तनों को मापता है, वह कुज़नेट्स के विपरीत यू आकार वक्र के को अनुरेखित करता है, जैसा चित्र 6.3 में दर्शाया गया है। ध्यान दें, कुज़नेट वक्र का अधिक सरल भाग दाईं ओर स्थित है, अर्थात विकास के उच्च स्तरों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आय असमानता कम होती है। यानी कि ये जो पोर्शन है इसकी बात हम कर रहे हैं, अर्थात विकास के उच्च स्तरों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आय असमानता कम होती है। फिर भी विकास के निम्न से मध्य स्तरों तक अनुमानित कुज़नेट्स वक्र के इर्द गिर्द अंतर अधिकतम है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज से संबंध है। इस प्रकार विपरीत यू आकार वक्र परिकल्पना वर्तमान विकसित और विकासशील देशों पर लागू होती है, जहां विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में असमानता की कोटि अधिक है। अर्थात यहाँ कुज़नेट स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि विकसित देशों में असमानता कम है और विकासशील देशों में आय की असमानताएं अधिक हैं। अब जो नेक्स्ट भाग है उसमें कुज़नेट ये एक्सप्लेन करते हैं कि विकास में के साथ असमानता में वृद्धि के क्या कारण रहे हैं। ऐसे बहुत से कारक हैं जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में सापेक्ष आय असमानता बढ़ाते हैं। वह निम्न प्रकार से हैं। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में भौगोलिक, सामाजिक, वित्तीय और प्रौद्योगिकी दैवता पाए जाते हैं। जब परंपरागत कृषि समाज में आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वह आय वितरण में असमानताएं बढ़ाती है। संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जो रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, नए संसाधनों का उपयोग करते हैं और प्रौद्योगिकी में सुधार लाते हैं। इन सबसे औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। शहरी क्षेत्रों में वर्करों, मैनेजरों, उद्यमियों आदि की आमदनी में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसके कारण है निर्वाह योग्य कृषि, त्रुटिपूर्ण भूमि पट्टा प्रणाली और ग्रामीण पिछड़ापन। दूसरा जो कारक इन्होंने एक्सप्लेन किया वो किया औद्योगिक क्षेत्र पूंजी गहन तकनीकों का प्रयोग करता है जो शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल वर्करों को खपाता है। इस क्षेत्रों में वर्करों की ऊंची आय होती है और मालिक अधिक लाभ कमाते हैं। इस प्रकार आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र ग्रामीण निर्वाह क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में आय और लाभ का सापेक्ष हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बढ़ता है। ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण अनपढ़ और अप्रशिक्षित लोगों को शहरों में लाभ कर रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करता है। उनमें से अधिकतर फल, सब्जियां, समाचार पत्र आदि बेचने वाले, कार साफ करने वाले, बैरे, कुली, दुकान सहायक, घरेलू नौकर आदि बन जाते हैं। ऐसे सभी लोग अल्प रोजगार युक्त होते हैं और उनकी आमदनी बहुत कम होती है। जब विकास की प्रारंभिक अवस्था में शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण होता है तो कुछ भूमिपति भी इन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से आ जाते हैं।
वे शहरी संपत्ति, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। ऐसे निवेश उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से अधिक आय प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रौद्योगिक उन्नति और वित्तीय सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से उद्यमियों की एक नई श्रेणी उभरती है, जो व्यवसाय, व्यापार और विनिर्माण में विविधीकरण करती है। परिणाम स्वरूप उनमें कार्यरत व्यक्तियों की आमदनी और लाभ बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटनों का झुकाव शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई रह जाती है, से छिपी हुई बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति कम आय पाई जाती है। राजनीतिक कारणों से भी एलडीसीज में सरकारें आय और धन का संकेंद्रण कम करने के लिए भूमि सुधार तथा अन्य आर्थिक उपायों से संबंध कानून पास करने और लागू करने में अनेक कठिनाइयां पाती है। परिणाम स्वरूप आय असमानता में वृद्धि होती है। फिर ऐसी सरकारें वित्तीय तौर से कमजोर होती हैं और वह निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर व्यय करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे उपाय गरीबी को कम करके प्रति व्यक्ति आय बढ़ाते हैं। ये सरकारें बचत, निवेश और पूंजी निर्माण बढ़ाने हेतु आय और लाभ पर भारी कर भी नहीं लगाती हैं। सर्वोपरि एलडीसीज में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर लोगों को निरपेक्ष संख्या और परिणामतः सापेक्ष असमानता की ओर बढ़ाती है। और इसके विपरीत विकास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे असमानता में कमी होती है। उसके भी कारण कुजनेट ने बताए हैं, वो हैं कुछ इस तरह से। कुजनेट्स आय वितरण की असमानता में कमी के दो कारण बताते हैं। प्रश्न: जब कोई देश विकास की बाद की अवस्थाओं में आय के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है तो तब उच्चतर आय वर्गों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, क्योंकि उनका संपत्ति से प्राप्त आय का हिस्सा कम हो जाता है। दूसरे, जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, उत्तराधिकार और आय कराधान, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता से संबंधित व्यक्तियों अथवा समस्त वर्गों के लिए निर्णय लेती है तो निम्नतम आय ग्रुपों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है तब औद्योगिक क्षेत्र में संचयी प्रसार की एक श्रृंखला चालू कर देती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। ये आगे ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों की वस्तुओं तथा कृषि पदार्थों की मांग में वृद्धि करती है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। इन्हें हर्शमैन विकास के नीचे की ओर रिसने वाले प्रभाव, ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट और मिडल प्रसरण प्रभाव यानी कि स्प्रेड इफेक्ट कहते हैं। इनके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी या समुद्र पार से भेजी गई धनराशि के कारण भी देहाती आय बढ़ती है। देहात में रहने वाले लोग शहरों या विदेशों में रहते हैं, अपने घर वालों को काफ़ी धनराशि भेजते हैं। सर्वोपरि विकास के साथ जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करती है। इसका जो समीक्षात्मक मूल्यांकन है, क्रिटिकल अप्रेजल है, उसको जो कुजनेट की विचारधारा है, इसको कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना करी है। कुजनेट की जो विपरीत यू कल्पना है उसकी अगर एम्पेरिकल तौर पर पुष्टि भी करी है इन्होंने, जबकि दूसरे अर्थशास्त्रियों ने इसी परिकल्पना की एम्पेरिकल स्टडी जब की है तो इसके रिजल्ट जो है इसके विपरीत भी आए हैं। इसमें सर्वप्रमुख क्रेविस ने 11 विकासशील और विकसित देशों के अपने अध्ययन द्वारा कुजनेट की उपकल्पना की पुष्टि करता है और विकास के निम्न स्तरों पर असमानता की कोटि पहल बढ़ाते हैं और विकास के उच्च स्तरों पर कम होती है। एडलमैन और मॉरिस ने 43 विकासशील और 13 विकसित देशों के अपने अध्ययन में उनके औसत गिनी गुणांकों को क्रमशः 0.47 और 0.29 निकाला। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विकास की एक विशेष सीमा तक आय समानता बढ़ती है और उसके पश्चात कम होती है। इस प्रकार उन्होंने कुजनेट की विपरीत यू उपकल्पना की पुष्टि की। मोंटे कार्लोवालिया ने भी 60 देशों के आंकड़ों से अपना विश्लेषण में पाया कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में सापेक्ष आय असमानता में काफ़ी वृद्धि होती है तथा बाद की अवस्थाओं में इस प्रकृति के विपरीत होती है। इन सब के बावजूद कुजनेट की विपरीत यू उपकल्पना की वैधता पर कुजनेट और अन्य अध्ययनों के लिए गए आंकड़ों के आधार पर आपत्ति की गई है। कुजनेट विकासशील और विकसित देशों को एक बहुत छोटा सैंपल लेता है, इसलिए आलोचकों का कहना है कि उसका विश्लेषण 5% अनुभाविक सूचना और 95% अटकलबाजी पर आधारित है। टोडारो के अनुसार विकसित देशों के लिए दीर्घकालीन आंकड़े कुजनेट्स की यू कल्पना का समर्थन करते हैं, परंतु एलडीसीज में तत्वों के अध्ययन विरोधी परिणाम उत्पन्न करते हैं।
उसका 13 एलडीसीज का अध्ययन दर्शाता है कि ऊंचे आय स्तरों के साथ गिरती है, ना कि बढ़ती असमानताएं पाई जा सकती हैं। अर्थशास्त्रियों द्वारा कुजनेट्स उपकलना की जांच करने हेतु प्रयोग की गई विधि में भी टोडेरो को कमी पाते हैं। अधिकतर एलडीसीज के लिए समय श्रेणी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण अर्थशास्त्री प्रतिवर्गीय आंकड़ों का उपयोग करते हैं। निष्कर्ष निकालने हेतु प्रतिवर्गीय आंकड़ों का समय श्रेणी के तत्वों के लिए प्रयोग मूलतः गलत है। एक अध्ययन और आनंद में कनबूर ने दर्शाया है कि असमानता के मापने के लिए आंकड़ों के चुनाव में विकास और आय समानता के बीच यू संबंध के विपरीत यू संबंध के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता। धन्यवाद बच्चों।